Hi students. So today we are going to discuss about Introduction to Political Theory BPSC Code 131. ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, वन मोर थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कॉल्ड एज शॉप हिंदुस्तान नॉलेज. ओके, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स भी ले सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको कोड लिखना है एंड यू कैन सी दिस गेस्ट पेपर्स. ये भी बहुत आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं एंड अगर आपको यहाँ पे परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 9580023321. ओके, सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट क्वेश्चंस डील विथ describe the difference between economic growth and economic development. ओके, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, इतना याद रखना, जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे ना तो हम हमेशा नंबर्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसने 70% लास्ट ईयर स्कोर किया था एंड इस साल उसने 80% स्कोर किया, राइट. तो हम क्या कहेंगे कि उस स्टूडेंट ने कितना ग्रोथ किया, 10% से ग्रोथ किया. लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, ठीक है, एंड हाउसिंग कैसा है, पॉवर्टी का क्या रेट है. सो ये सारी चीज़ों से ही हमारे देश का डेवलपमेंट दिखता है. अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, अगर दिन पे दिन अच्छी होती जा रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, मतलब हम डेवलप कर रहे हैं. और ये तो ग्रोथ है, जैसे हमारा देश फैक्ट्रीज बनती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है. और डेवलपमेंट के लिए हम क्या चेक करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़. ओके, सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, ये क्या है, दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं. किसके, इकोनॉमिक्स के. दे आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली. इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है कि ये दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन हमने अभी देखा कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों का मतलब भी अलग है. ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. बिल्कुल, इससे हमें क्या दिखता है कि कंट्री का क्या प्रोग्रेस है, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, और ग्रोथ कर रहा है तो उसके साथ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. येट दे फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. बिल्कुल, अभी मैंने ये बताया कि डेवलपमेंट के लिए क्या एस्पेक्ट्स को देखा जाता है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दैम हेल्प अस टू नो वेदर अ कंट्री इज ट्रूली इम्प्रूविंग और ओनली बिकमिंग रिचर्स इन नंबर्स. ये हमने अभी पूरा पैराग्राफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देख लिया है. ठीक है, अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब हम सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं, और अगर डेवलपमेंट होगा तभी हम सही तरीके से एज अ कंट्री आगे बढ़ेंगे. ओके, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मतलब होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर देश में गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ. हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं. इट इज़ मेनली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्या बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं, जीडीपी, जीएनपी और नेशनल इनकम के साथ. व्हेन द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी राइजेस वी से दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग. जब भी हम कहते हैं कि टोटल आउटपुट एक इकोनॉमी का बड़ा है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी की कितना बड़ा है. ओके, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं नीचे की, जीडीपी इंक्रीजेस बाय 6% इन अ ईयर. क्या हो रहा है कि इस साल क्या हुआ है, हमारे देश ने 6% जीडीपी इंक्रीज़ किया है. ओके, इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ. इट फोकसेस ओनली ऑन हाउ मच द इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग. ये सब क्या बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी ने कितना प्रोड्यूस किया है. फॉर एग्जांपल 100 बनाए थे, लेट्स से, ठीक है, लास्ट ईयर हमने 100 टीवीज़ बनाए थे, तो इस बार हमने कितने बनाए, 106. दिस इज़ कॉल्ड 6% राइस. तो हमने क्या किया, पिछले साल से
इस साल थोड़ा ज़्यादा किया है, मतलब हमने क्या किया है, ग्रोथ की है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताता कि ग्रोथ क्या हुआ है, हमारी सोसाइटी में क्या फैक्टर्स बढ़े हैं, कुछ बेनिफिट्स मिला है या नहीं। ये सिर्फ एक तरह से नंबर, मैंने बताया कि ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, सिर्फ नंबर्स में बात करता है। ओके, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो गोज बियॉन्ड इट। इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ ही रही है, लेकिन साथ में और आगे तक की बातें की जा रही है, जैसे कि poverty, unemployment, inequality, along with the improvement in education, health, housing and standard of living। इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, सी poverty कम करना, इससे क्या होगा, हमारा देश ही आगे बढ़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब लोग अर्न करना शुरू कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा देश और आगे बढ़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे और वो आगे जाके कुछ ना कुछ हासिल अपनी लाइफ में कर ही लेंगे। हेल्थ एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा हुआ तो लोग बीमार कम पड़ेंगे और अपना काम आसानी से कर पाएंगे। हाउसिंग, रहने के लिए घर की फैसिलिटीज़, सी एज वी ऑल नो हाउसिंग, घर खरीदना इतना आसान नहीं होता। एंड जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी इनकम थोड़ी कम है, तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अगर वो सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा तो क्या होगा, वो हाउसिंग और अच्छी हो जाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, मैं एक लाइन यहाँ पे भूल गई थी। इट रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल इन अ कंट्री। सी, डेवलपमेंट किसकी बात करता है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, किसकी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्या लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, यही सारी बातें हैं, ठीक है। अगर ये सब मिल पा रहा है तभी तो हम कहेंगे कि हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। मैंने क्या कहा था, ग्रोथ के बारे में नंबर्स और डेवलपमेंट के बारे में हम क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। It focuses on human well-being and social progress. For example, better schools, hospitals, clean drinking water, gender equality. Okay, ये सारी चीज़ें क्या है, यही तो पार्ट है डेवलपमेंट का। अगर ये चीज़ें में से अगर कुछ भी चीज़ की कमी होती है, जैसे अगर कुछ भी मिस होता है, तो वो अल्टीमेटली क्या करने वाला है, हमारी डेवलपमेंट को खोखला कर देगा। अभी लड़का लड़की वाली अगर चीज़ रही कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं करेंगी, तो क्या हो रहा है, हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं क्या, नहीं। अगर लड़का और लड़की मिलकर साथ में काम करेंगे तो हो सकता है कि ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ती चली जाए, है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ें अगर फोकस हो जाती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स इस पे काम कर ही रही है, जो वेलफेयर स्कीम्स वो निकालते हैं और प्रमोट करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बेटर स्कूल्स, ओके, हॉस्पिटल्स में भी अगर अच्छी फैसिलिटीज़ बढ़ गई तो क्या होगा, लोग अच्छे से हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। अब हम की डिफरेंसेस देखने वाले हैं किसके बीच, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। नेचर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नैरो इन नेचर, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, इंक्रीज़ इन इनकम की बात कर रहा है और आउटपुट की बात कर रहा है कि इस साल कितना बढ़ा, कितना इनकम में इंक्रीज़ आया। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी बात कर रहा है कि इस बार इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स में क्या बढ़ा, क्या अच्छा हुआ है। ओके, जैसे कि और हॉस्पिटल्स बन गए, और ज़्यादा स्कूल्स बन गए, फैसिलिटीज़ बढ़ गई। मेजरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ किस में मेजर होता है, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे मेजर होता है, इंडेक्स, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी लेवल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ठीक है, इनके इंडेक्स निकलते हैं ईयरली बेसिस पे। ओके, मोस्टली ईयरली बेसिस पे निकलते हैं, सो उससे हमें समझ में आता है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। ओके, रैंकिंग सिस्टम रहता है एंड उससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है। फोकस, इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे फोकस करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, कि कितना बढ़ा, कितना इनकम बढ़ा है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना आउटपुट निकला है। अगर आपने पिछले साल 7000 बिस्किट के प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो इस साल आपने कितना किया है। अगर आपने 10,000 बनाया
मतलब कहीं ना कहीं आपने 3000 का आउटपुट इंक्रीज किया है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स ये क्या फोकस कर रहा है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, अच्छा हो और लोगों का वेलफेयर भी हो। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कंसिडर हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक पर्सन बनाते हैं, ये है फैक्ट्री का ओनर, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा ही कमाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी फैक्ट्री है। और यहाँ पे अगर हम एक किसी एम्प्लॉय की बात करें तो आप खुद बताइए दोनों में से ज़्यादा कौन कमाने वाला है? ऑफ कोर्स ये कमाने वाला है, और ये काम करके उतना ही लिमिटेड ही जितने वेजेस वगैरह मिलते हैं उस बेसिस पे वो काम कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं कि कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कर रहा है, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करता है एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़। ये इनइक्वालिटीज़ को भी कम करने की कोशिश करता है और साथ में ये इम्पॉर्टेंस भी देता है इस चीज़ को कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छी तरीके से हो। किसी को भी अगर कोई मेहनत कर रहा है और उसे कम मिले, ये यहाँ पे अब उस चीज़ को रिड्यूस करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है। टाइम पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑफकोर्स अगर आप खुद सोचिए, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी कर दी गई, ओके, बोल दिया गया कि टीचर्स बहुत क्वालिफाइड होने चाहिए पढ़ाने के लिए, तो इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है? अब उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो एक साथ पढ़ेंगे और वो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे बाहर जाकर अपने एजुकेशन की हेल्प से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप खुद देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, चलो ठीक है, एक फैक्ट्री ने अगर कम बनाया, अगली बार ज़्यादा बना लिया, क्या भरोसा कि अगली बार भी उससे ज़्यादा ही बनाएगा, हो सकता है इक्वल लेवल पे आ जाए। डेवलपमेंट है, मैंने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, वहीं ग्रोथ शॉर्ट टर्म है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, रिलेशन बिटवीन द टू। क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का? क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक के बिना दूसरा चल जाएगा? सी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर पैसा आएगा नहीं तो फैसिलिटीज़ कैसे बनाई जाएगी, है ना। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अ कंट्री में एक्सपीरियंस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इफ़ द बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू फ्यू पीपल देन रियल डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस। आप खुद सोचिए कि अगर जो बेनिफिट है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ इतने से लोगों को मिल रहा है बेनिफिट, क्या हमारा रियल डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ऑन दी अदर हैंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट सम लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई मैं कह रही हूँ कि डेवलपमेंट के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसके बिना? ग्रोथ के बिना। थोड़ा बहुत तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेज आर नीडेड टू इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चाहिए अगर मुझे फैसिलिटीज़ अच्छी करनी है? पैसा, मनी। और मनी कैसे आएगा? जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक मनी नहीं आएगा। ओके ओके, सो कंक्लूजन क्या है इन सिंपल वर्ड्स? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स गेटिंग रिचर। ऑफ कोर्स अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं मतलब हम अमीर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? गेटिंग बेटर। मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है मतलब हमारी सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ शोज एन इंक्रीज इन इनकम, बट डेवलपमेंट शोज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ग्रोथ क्या करता है? ये बताता है कि इनकम इतनी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बताता है? कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ चुका है। फॉर अ कंट्री, वन सेकेंड, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बोथ आर इम्पॉर्टेंट। दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, but economic development should be the ultimate goal to ensure inclusive and sustainable progress for all the section of society। क्या बताया जा रहा है कि दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारा गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो हमारी सोसाइटी और भी बहुत स्पीड में आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, आप सोचिए कि अगर कोई विलेज है
वहाँ पे अच्छा स्कूल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वो वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छा एजुकेशन ले ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें है वो भी उन्हें नहीं पता है। सो आगे जाके वो क्या कर पाएंगे, क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए अगर हम डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय राइट्स, हाउ आर राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लेम्स। डिस्कस। Rights are moral and legal entitlement that every individual possess simply because they are human or because they are the members of the society. अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूँ, 1 सेकेंड, अगर मैं इसकी बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमें 6 राइट्स देता है ना, ये तो आपको पता ही होगा बिल्कुल। 6 राइट्स देता है। कहाँ पे लिखे हैं वो राइट्स? फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं हम, पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। ओके, ये राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। राइट्स में क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। ओके, सो ऐसे राइट्स हैं और ये किसने दिया हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, गवर्नमेंट भी इसे नहीं छीन सकती है। सो ये राइट्स हमें क्यों दिए गए हैं? क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। राइट्स का मतलब आपको समझ में आया? ये क्या है? मॉरल एंड लीगल एंटाइटलमेंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल को दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है वो ह्यूमन है, बिल्कुल हम ह्यूमन है, एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ कोर्स। राइट्स टेल अस व्हाट अ पर्सन इज allowed to do and what others must not to do that person। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें कहाँ बताया गया है? राइट्स में बताया गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो राइट्स क्या है? एक प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल के फ्रीडम की, डिग्निटी की और वेलबींग की। इस राइट्स के साथ एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जी सकता है, डिग्निटी के साथ जी सकता है और आराम से जी सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, the right to life means that no one has the authority to harm or kill another person। क्या कोई ऐसे ही चलते फिरते किसी को मार सकता है क्या? नहीं। हमें पता है कि उसके खिलाफ अगर किसी को हार्म भी पहुंचाया तो भी एक बहुत बड़ा एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा, है ना। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स दैट अ पर्सन कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ विदाउट फियर विद इन रिजनेबल लिमिट्स। अब जैसे कि कोई मेरे सामने बात कर रहा है कि मेरी मम्मी रोज़ रात को लौकी बनाती है। क्या बनाती है? लौकी। और अगले ही दिन वो करेला भी बना देती है। तो यार थोड़ी सी तो हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर आप लौकी बना रहे हो तो अगले दिन आप पनीर बनाइए या पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाइए। रोज़ रोज़ ये हरी सब्जियाँ क्यों खानी? तो कहीं ना कहीं मैं भी इससे अग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये पसंद नहीं है, लेकिन पनीर सबको पसंद है ना। सो ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बोल सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ओके, लेकिन रीजनेबल लिमिट्स, ऐसा नहीं कि कहीं भी शुरू होना है। राइट्स अगर जैसे कि मम्मी के सामने बोल दिया फिर तो धुलाई पक्की है ना। सो राइट्स आर कंसिडर एसेंशियल फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड फॉर लिविंग अ लाइफ विद डिग्निटी। सी राइट्स की वजह से ही तो हम अपनी लाइफ को आराम से जी पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हम घर में आराम से रह पा रहे हैं, हम जब चाहें उठ सकते हैं, जब चाहें हम स्कूल जा सकते हैं, जिस स्कूल में चाहें उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, हम पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब फ्रीडम का ही तो पार्ट है ना। तो हम ये राइट्स के बिना नहीं जी सकते। राइट्स ही है जो हमारा फुल डेवलपमेंट करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुंबई में जॉब की, तो अगर मैं जाऊंगी तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी, है ना। तो मुझे राइट है जाने का। ठीक है, तो राइट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे मॉरल राइट्स हो सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। सी मॉरल राइट्स क्या होते हैं कि मुझे किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी की हेल्थ को लेके मजाक नहीं उड़ाना है। ये सब मेरी मॉरल राइट्स है। ओके, एंड लीगल राइट्स क्या होती है? जो गारंटीड बाय लॉ होती है कि अगर ये टूटा तो लॉ आपके साथ खड़ा है। आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आप
हाई कोर्ट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मॉरल राइट्स टूटता है तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ मेनी राइट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, जैसा मैंने आपको बताया था। ज़्यादातर राइट्स कहाँ पे लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, सच एज फंडामेंटल राइट्स सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट्स। अगर मेरा राइट टू इक्वालिटी ब्रेक होता है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हूँ एंड हाई कोर्ट भी जा सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़े। Meaning of claims. A claim is a demand or request made by a person for something they believe they deserve. See, claim क्या हो सकता है एक तरह से? For example, मैंने कोई एग्ज़ाम दी है ना, और मैं क्लेम कर रही हूँ कि मुझे इसमें 90 आने ही हैं। मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया था, लेकिन मुझे 85 आए। मैं रोने बैठ गई और मैं गई प्रिंसिपल मैम के पास कि मैम मुझे तो 90 मार्क्स मिलने ही चाहिए, है ना। तो ये क्या है? ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है मैंने कोई क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया हो सकता है कोई भी पॉसिबिलिटी कुछ भी है। ओके, तो क्लेम्स आर ऑफन बेस्ड ऑन नीड्स, एक्सपेक्टेशन, प्रॉमिस, एग्रीमेंट। हाउएवर नॉट ऑल क्लेम्स आर राइट्स। हो सकता है कि मैंने ही गड़बड़ की हो, मैंने ही कोई क्वेश्चन गलत कर दिया हो, लेकिन मेरी ये जो बातें हैं वो किस पे बेस्ड हैं? एक्सपेक्टेशंस पे, ठीक है। या तो प्रॉमिस पे कि मैम ने बोला था कि आप ऐसा टेबल बनाओगे तो मैं उसके आपको 5 मार्क्स ज़्यादा दूंगी, तो हो सकता है मैम ने ना दिए हो। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट में क्लेम दैट दे डिजर्व गुड मार्क्स बिकॉज दे वर्क हार्ड। और वर्कर में क्लेम हायर वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी वर्कर से 5 आवर्स नॉन स्टॉप काम कराया जा रहा है, लेकिन उसे दिया कितना जा रहा है? 100 रुपीज़। क्या ये सही है? हमें भी नज़र आ रहा है कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है। नॉन स्टॉप काम कराया 5 आवर्स, लेकिन पैसे कितने दिए? 100 रुपीज़। सो दीज क्लेम्स मे बी रीजनेबल। हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल उस जो वर्कर है उसकी बात बिल्कुल सही है, बट दे डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम राइट्स। पर क्या ये इसका राइट बन गया है? क्या नहीं, अनलेस दे आर सपोर्टेड बाय लॉ, रूल्स, मॉरल एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी में इस बारे में बात करेंगे कि कोई वर्कर है, 5 घंटे उसको काम कराया, लेकिन पैसे उससे सिर्फ 100 रुपीज़ दिए, तो हम भी उसका साथ देंगे कि बिल्कुल आप 100 तो डिज़र्व नहीं करते, आप समवेयर आप 400 रुपीज़ डिज़र्व करते हैं। या हम मतलब एज अ सोसाइटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस बारे में, है ना, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। सो सपोर्टेड बाय लॉ होना चाहिए, रूल्स एंड मॉरल एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी बाय। Claims can exist at a personal, social और political level. क्लेम्स किसी भी लेवल तक किया जा सकता है, अगर ये पर्सनल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। क्लेम किसी भी लेवल पे किए जा सकते हैं, अगर पर्सनल हो, सोशल हो एंड पॉलिटिकल हो। दे एक्सप्रेस व्हाट पीपल वांट और एक्सपेक्ट, ठीक है। इससे क्या शो होता है कि उन लोगों को क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट दे डू नॉट ऑलवेज क्रिएट ड्यूटी ऑन अदर्स अनलेस दे आर रिकग्नाइज एज राइट। हर बार अगर आप कोई ऐसी अनरीजनेबल चीज़ लेकर आ जाओगे कि नहीं फर्स्ट, जैसे कि कोई रेस हुई है और फर्स्ट दिव्या आई है, ठीक है, फर्स्ट कौन है? दिव्या आई है, ठीक है, और एक मोनिका नाम की लड़की सेकंड आई है, और मोनिका रोने लग जाए कि नहीं मैं ही फर्स्ट आई हूँ, आप चेक करो, ऐसा करो वैसा करो। तो क्या ये सही है? नहीं। आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि सच में दिव्या ने ही वो रेस सबसे पहले जीती थी, तो फर्स्ट कौन आएगा? दिव्या आएगी, है ना। सो ये हमेशा क्या नहीं करता? ड्यूटी नहीं क्रिएट करता किसी पे, अनलेस दे आर रिकग्नाइज्ड एज राइट्स। इसमें कोई राइट की बात हो रही है क्या? नहीं। यहाँ पे किसी को इनइक्वालिटी फील हुई है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है? मोनिका गलत है और दिव्या सही है, और दिव्या ही फर्स्ट रहेगी। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड क्लेम्स। अब राइट्स क्या है? एंटाइटलमेंट है, और क्लेम क्या है? डिमांड है, रिक्वेस्ट है। सी, राइट हमेशा स्ट्रॉन्गर है, किससे? क्लेम से। क्यों? क्योंकि राइट का जो सपोर्ट है वो किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, ठीक है। लेकिन क्लेम के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? सोशल होता है, मॉरल होता है और लीगल होता है। रिकग्निशन किसको ज़्यादा मिलेगा? राइट्स को। क्यों?
इसको किसने सपोर्ट किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी और द स्टेट। क्लेम्स मे और मे नॉट बी रिकग्नाइज्ड। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू एजुकेशन इज लीगली रिकग्नाइज्ड। राइट टू एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए मतलब सारे के सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ओके। लेकिन बट अ क्लेम फॉर लग्जरीज फैसिलिटीज इज नॉट अ राइट। अगर आप बोलो कि हमारे स्कूल में तो लिफ्ट भी होना चाहिए, प्रोजेक्टर भी होना चाहिए, टॉप नॉच बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल स्कूल कैसा रहता है? बढ़िया से बिल्डिंग रहती है, प्रॉपर बेंचेस रहती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ रहती है, ये सब तो बेसिक रहता है। लेकिन अगर आप क्लेम करो कि हमको लग्जरी चाहिए, तो क्या ये राइट में काउंट होगा? नहीं। एक नॉर्मल स्कूल नॉर्मल रहता है, ठीक है। राइट्स कैन बी एनफोर्स थ्रू इंस्टीट्यूशन लाइक कोर्ट्स एंड लॉस। मैंने क्या बोला कि अगर राइट टूटता भी है तो वो पर्सन कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है ना। इफ़ अ राइट इज़ वॉयलेटेड, अगर किसी भी रीज़न से वो राइट वॉयलेट हुआ है तो उसको जस्टिस मिलेगा। Claims usually cannot be enforced unless they are converted into rights through law or agreement. जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती कि हाँ स्कूल्स एकदम लग्जरीज होने चाहिए, ठीक है, तब तक क्या है? तब तक इसे क्लेम ही माना जाएगा, ओके। तब तक इसे क्लेम ही माना जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को या किसी भी क्लेम को एक लॉ बना देती है, तब से वो क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। उसके पहले क्या ही रहेगा? क्लेम ही रहेगा। यूनिवर्सलिटी। राइट्स आर ऑफन यूनिवर्सल। हमने क्या देखा? राइट्स हमेशा क्या रहते हैं? यूनिवर्सल रहते हैं। मीन्स दे अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मतलब सारे सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, सारे इंडिया पे अप्लाई होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या जेंडर है, क्या एज है, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे इंडियन सिटीजन मतलब सारे इंडियन सिटीजन। क्लेम्स आर यूजुअली इंडिविजुअल बेस्ड और ग्रुप बेस्ड, ठीक है। हो सकता है एक टॉपर्स का जो ग्रुप है वो पीछे पड़ जाए एक टीचर के कि नहीं हमको तो आप 5 नंबर बढ़ा के ही दो, तो ये क्या हुआ? ये ग्रुप हुआ, है ना, ग्रुप बेस्ड। मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है पर्सन टू पर्सन पे ऑफकोर्स चीज़ें बदलती हैं। अब जैसे कि मुझे ज्योमेट्री में एक बार आए थे, मैं नंबर बता रही हूँ अपने, ओके, प्लीज़ किसी को बताना मत, मम्मी को अभी तक पता नहीं है। 3 नंबर आए थे मुझे, कितने में से? 60 में से, ठीक है। एक टेस्ट हुआ था और उसमें मुझे ये नंबर मिले थे। 30 अलजेब्रा का था और 30 ज्योमेट्री का था। सो ये नंबर है मेरे, ठीक है। तो अगर मैं मैम के पास जाऊँ भी कि मैम नंबर बढ़ा दो कुछ करके, तो कितने ही बढ़ा देती हूँ, ठीक है। और जो टॉपर था मेरी क्लास का, उसको आए थे 56 लाके भी वो रो रहा था। पता नहीं क्या लोग रहते हैं। ऑब्लिगेशन ऑन अदर्स। राइट्स क्रिएट ड्यूटीज़ ऑन अदर्स। सी, अगर मैं हूँ तो मेरा काम क्या है? जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, ओके, तो मेरा काम क्या है कि सामने बैठे स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट करूँ। अगर मैं कह दूँ कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं ये नोट्स सिर्फ लड़कियों को दूँगी, लड़कों को नहीं, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बॉयज़ का क्या टूटेगा? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट्स क्रिएट ड्यूटीज़ ऑन अदर्स। राइट्स कहीं ना कहीं मेरे पे क्या लगा रहा है? एक ड्यूटी लगा रहा है कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है कि हर स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ राइट, अदर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट इट, ठीक है। क्लेम्स डू नॉट ऑलवेज क्रिएट सच ऑब्लिगेशन। क्लेम कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाता है, ठीक है। टीचर पे कोई ऑब्लिगेशन लगा सकता है क्या? मैंने लिखा ही नहीं है कुछ तो 3 नंबर ही देंगी। कंक्लूजन क्या निकला? ऑल राइट्स आर क्लेम्स बट ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स। सारे क्लेम्स राइट नहीं होते हैं। राइट्स आर वेल स्टैब्लिश एंड प्रोटेक्टेड एंटाइटलमेंट दैट इंश्योर ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम। राइट्स की वजह से क्या होता है? एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, वो अपनी लाइफ में आराम से और डिग्निटी के साथ उसे लीड कर सकता है, उसे फ्रीडम्स होते हैं। वाइल क्लेम्स आर डिमांड दैट मे और मे नॉट रिसीव रिकग्निशन। अब से क्लेम्स एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है।
आप कुछ कर रहे हो और आपको एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती है, तब आप क्लेम करते हो कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। ओके, डिमांड्स, ओके ये तो हमने पढ़ लिया। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड claims help us to distinguish between what we desire and what we are truly entitled to in a society। बिल्कुल, क्लेम्स क्या है, मैंने कुछ किया और मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं किसी को बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अच्छा कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन वहीं अगर मेरा कोई राइट वायलेट होता है तो आप जानते हैं कि मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे कहाँ जा सकती हूँ, कोर्ट जा सकती हूँ। ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर मैं डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक ऐसे सिस्टम की बात कर रही हूँ, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पीपल चूज देयर गवर्नमेंट। ठीक है, हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं थ्रू द पावर ऑफ वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आता है। आगे बढ़े। Democracy is a form of government in which people have the power to choose their rulers। मैंने अभी वही तो बताया कि क्या हुआ, गवर्नमेंट हम खुद चुन रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन। तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही है। इक्वालिटी, सबको पावर है वोट करने का। फ्रीडम, अपना जो भी चॉइस है, जिसे भी आप पसंद करते हैं कि हाँ इन्होंने सोसाइटी के लिए सच में बहुत काम किया है, हमारी हेल्प की है, हमारी जो भी इश्यूज़ थी पानी को लेकर या एडमिशन्स को लेकर उन्होंने हेल्प किया है, तो आप उन्हें वोट करके चुन सकते हैं। पार्टिसिपेशन, वोट करना एक पार्टिसिपेशन ही तो है ना। सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 18+ जितने भी रहते हैं वो सब वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा है क्या कि हाँ 18+ है लेकिन फिर भी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप 18+ हो तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की, डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रूल, डेमोक्रेसी हैज़ इंपॉर्टेंट एडवांटेज। सी, मोनार्की का मतलब क्या होता है? एक राजा का बेटा राजा, समझ रहे हैं आप, या रानी की बेटी रानी। और डिक्टेटरशिप क्या होता है? एक पर्सन रहेगा, वही रूल करेगा, सारे पावर उसी के पास रहेंगे। सारे पावर किसके पास? उसी के पास रहेंगे, एक पर्सन के पास। ओके, अथॉरिटेरियन रूल, ये क्या होता है? जब जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली चलती है, लोगों को कोई आज़ादी नहीं रहती है बोलने की या समझाने की, कोई आज़ादी नहीं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अथॉरिटेरियन रूल। डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। दीज एडवांटेज मेक डेमोक्रेसी मोर एक्सेप्टेबल, इफेक्टिव एंड मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, डेमोक्रेसी की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए हम इतने आसानी से अपनी लाइफ लीड कर पा रहे हैं। आप सोचिए, अगर एक ही इंसान सारे डिसीजंस लेगा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। ठीक है ना। जब डेमोक्रेसी रहती है तो कहीं ना कहीं पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ बनती है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लोग इसे डील करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग जो रहे वो बहुत अच्छे से हो सके, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है ना। तो ये इसी का ये जो ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज ही तो है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। द बिगेस्ट एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज डेमोक्रेसी का कि लोग, पीपल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए? गवर्निंग द कंट्री। हम वोट कर रहे हैं, वही लोग ये देश चला रहे हैं, है ना। सिटीजन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, दिस मेक्स द गवर्नमेंट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स विशेस। ठीक है, मेजॉरिटी, जिसका भी जो वोटिंग सिस्टम में क्या होता है? मेजॉरिटी पर्सन ही जीतता है,
जिसे मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वही तो जीतता है ना। अगर 80 लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्सन को, 100 में से 80 लोगों ने किसी एक पर्सन को चुना है और यही जीतेगा और यही तो आगे जाके गवर्नमेंट रूल करेगा, तो कहीं ना कहीं ये 80 लोग जो मेजॉरिटी हैं उनके मन की हो गई, है ना, पीपल्स विश। इन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल हैव लिटिल और नो से इन डिसीजन मेकिंग। क्या रहता है, अगर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता तो उसमें लोगों को बिल्कुल भी हक नहीं रहता, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। थोड़ा सा रहता होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रहता। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल इज हर्ड। डेमोक्रेसी क्या करता है, ये हर इंसान की बात सुनता है, हर कॉमन पीपल की बात सुनता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी गारंटीज बेसिक राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या कर रहा है डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जैसा चाहें, आपको जो ठीक लग रहा है, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। लोग जैसे पॉडकास्ट वगैरह पे आते हैं, अपने मेडिटेशन जो करता है, उन लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी काम रहता है, ठीक है। तो वो आते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि अगर किसी को कोई टेंशन है तो उसे मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो चाहे वो रिलीजन फॉलो किया जा सकता है, जिसे जो रिलीजन फॉलो करना है बिल्कुल कर सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर किसी लड़के का पर्स चोरी हुआ है यहाँ पर और किसी लड़की का भी पर्स चोरी हुआ है, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ जो पुलिस है वो इन दोनों को इक्वली ही ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं कि लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर दोनों ही केसेस में कुछ कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, पर्स चोरी हुआ है, तो जो पुलिस है वो सेम प्रोसीजर दोनों के लिए फॉलो करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हैं लड़की हैं, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ भी, कोई भी राइट टूटा है, तो आप इस देश के लिए, लॉ के लिए इक्वल ही ट्रीट किए जाएंगे। These rights protect individual from misuse of power of by the government. See, fundamental rights है, इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती जिससे हमारे राइट्स हमसे छीन लिए जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्या, कोई ऐसा रूल बना सकती है क्या कि 9 बजे के पहले कोई नहीं उठेगा, मतलब कोई बाहर नहीं दिखना चाहिए, और 9 बजे के बाद भी कोई बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब आप सोचिए, ये जो मिल्क सप्लाई है ये तो रात को ही शुरू हो जाता है, मतलब सुबह 4 बजे ट्रक्स आने शुरू हो जाते हैं। जो मदर डेयरी है, अमूल है, मैंने कितनी बार देखा है कि शाम को ही सप्लाई आना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा रूल बना दिया कि 9 बजे के पहले कोई दिखना नहीं चाहिए, तो दूध कब आएगा, चाय कब बनेगी, न्यूज़पेपर इसका क्या होगा, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में कब तक आएंगे। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकती है क्या, ये नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि हमारा राइट है फ्रीडम का, लोग जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, उनको डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई आपको मॉर्निंग वॉक डेली जाना है, अगर आपको हेल्थी रहना है, तो अगर रूल ऐसा निकल गया तो वो लोग क्या करेंगे, इनफैक्ट सभी की लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हम क्या देख रहे हैं, दीज राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। डिक्टेटरशिप सच एज फ्रीडम आर ऑफन डिनाइड। ऐसे फ्रीडम्स डिक्टेटरशिप में नहीं मिलते हैं। पीपल में भी पनिश फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। वहाँ अगर आपने कुछ भी एक्सप्रेस किया तो पनिशमेंट पक्की है। अगर आपने कुछ भी गलत बोला, कुछ भी फालतू के ओपिनियंस दिए, तो आपका पनिशमेंट पक्का है। डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट्स ह्यूमन डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारी ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, और पर्सनल लिबर्टी भी देती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, मतलब कि सभी वोट्स दे सकते हैं,
Every citizen, rich or poor, educated, uneducated, has one vote and equal political right. एक वोटिंग राइट, मैंने क्या कहा, सबको दिया गया है, वोटिंग राइट सबको दिया गया है. बहुत ज़्यादा लिख दिया ना मैंने, सॉरी. हाँ, अब से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी, रियली सॉरी. दिस प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट्स सोशल जस्टिस. अब इससे क्या होता है, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ओके ये ग्रुप बहुत रिच है ना, इसलिए वोटिंग पावर्स इन्हीं को दिए गए हैं, हमारी इनकम कम है तो हमें नहीं दिए गए. क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है? नहीं. अगर इंडियन सिटीज़न हो तो आपको पावर टू वोट दिया गया है. कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफन फेवर अ पर्टिकुलर क्लास, ग्रुप और रूलर. सिर्फ कुछ ही लोगों को ऐसा पावर दिया जाता है वहाँ पर. किस टाइप की गवर्नमेंट में? दूसरे टाइप की गवर्नमेंट में. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया वो जो अथॉरिटेरियन रूल है और डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर सिर्फ एक क्लास को या फिर एक ग्रुप को ही ऐसा फेवर दिया जाता है, लीडिंग टू इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस. ऑफ कोर्स अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में 100 लोग हैं और सिर्फ 10 लोग ही वोट करेंगे, तो ये बाकी 90 लोगों के साथ क्या हुआ? इनजस्टिस, इनइक्वालिटी. Responsible and accountable government. In a democracy, the government is responsible to the people. Of course, government किसको responsible है? लोगों को. Be removed from power through elections if they fail to perform well. अगर उन लोगों ने काम अच्छा नहीं किया, किसी भी तरह का धोखेबाजी की या गलत इस्तेमाल किया हमारे टैक्स का, तो उन्हें पता है कि पावर के साथ इसी पावर को छीन लिया जा सकता है. किससे? इलेक्शन से. फिर इलेक्शन हो सकते हैं और आपसे आपका पावर छीन लिया जा सकता है. इफ़ दे फेल टू परफॉर्म वेल, अगर अच्छा काम नहीं किया तो. दिस कीप्स देम अलर्ट एंड अकाउंटेबल. इसीलिए वो बहुत चौकन्ना रहते हैं कि बिल्कुल गलती नहीं. कीप्स देम अलर्ट एंड अकाउंटेबल. तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह की गलती ना हो. ठीक है, और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे. अथॉरिटेरियन सिस्टम में क्या होता है, रूलर्स आर नॉट आंसरेबल टू पब्लिक. वो बिल्कुल, उनको कोई लेना देना नहीं पब्लिक से, क्या हुआ है पैसे का. तो वो क्या करते हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर विदाउट फियर. कोई डर है ही नहीं, तो आराम से मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का, जो मर्जी हमें आए वो करते हैं, है ना. और यही इस गवर्नमेंट की बात गलत है. इसलिए हमारी डेमोक्रेसी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शानदार. पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी अलाउ पीसफुल एंड रेगुलर चेंज ऑफ गवर्नमेंट. सी, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम नए लोगों को भी एक तरह से चांस ही दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर 3 पार्टीज़ है, चलो 3 पार्टीज़ हैं, हमने पहले ये सिलेक्ट की, इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो अगले बार इन्हें हटाकर हमने इन्हें रख लिया. इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो इन्हें भी हटा दिया और फिर इन्हें चुना. ये थे एक्चुअली क्या, ये थे बहुत ही एजुकेटेड एंड हाईली रेप्यूटेड क्लास. तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम संभाला हर चीज़ को. अगर जैसे इमरजेंसीज भी आई है तो इन्होंने अच्छे से संभाला है. तो हमें क्या मिला है, हमें वैरायटी मिली है कि अच्छा कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम संभालती है, हमें ये देखने को मिला है. ये एग्जांपल लिया है मैंने. ओके, डेमोक्रेसी, हाँ, थ्रू इलेक्शंस. कैसे होता है चेंज, कैसे होता है गवर्नमेंट? थ्रू इलेक्शन. देयर इज़ नो नीड फॉर वायलेंस और रेवोल्यूशन टू रिमूव अनपॉपुलर रूलर. क्या हमें लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं क्या? नहीं, हम वोट कर सकते हैं और आराम से अपनी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं. दिस इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी. ये कहीं ना कहीं क्या दिखाती है, इंश्योर करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और कंटिन्यूटी को. क्या ऐसा होता है कि बीच में कोई गैप आ गया कि वोट, कोरोना की बात अलग है, लेकिन उसके अलावा होता है क्या? नहीं, हर बार टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, नॉन डेमोक्रेटिक regimes often face coups and rebellions and violent protests. जनरली क्या होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक regimes होते हैं उन्हें ये सब बहुत डील करना पड़ता है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट चेंज करनी है तो उन्हें बहुत ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ होता है. अपने यहाँ क्या होता है, वोटिंग करो, चेंज कर दो, है ना.
Better decision making. See, democracy encourages discussion, debate, consultation before taking decisions. See, कोई भी डिसीजन वो लोग ऐसे ही नहीं ले सकते कि आज कुछ हुआ और हाथों डिसीजन ले लिया। नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनको प्रॉपर डिस्कशन कंडक्ट करना पड़ता है, आपस में डिबेट करनी पड़ती है, कंसल्टेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अगर जैसे कि कोई फ़ंड की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई है स्टेट में, तो उन्हें किसी से कंसल्ट करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आ गई है, लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाया जाता है। डिफरेंट ओपिनियंस आर कंसिडर्ड। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस को सुना जाता है और उसे कंसिडर किया जाता है, विच हेल्प्स इन मेकिंग बैलेंस एंड इन्फॉर्म पॉलिसीज़। ऐसा नहीं है कि दो लोगों की बात सुन ली और फाइनल। ग्रुप एक अच्छा बड़ा ग्रुप रहता है, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, की वजह से ही एक बेस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो डिसीजन मेकिंग में भी स्लो, बिल्कुल स्लो हो सकता है, क्योंकि आप इतने सारे काम कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा लोगों को बहुत ही एक्सेप्टेबल रहता है। कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है जो ग्रुप है इतना बड़ा और सिर्फ इतने लोगों की सोची गई है, इतने लोगों को इग्नोर कर दिया गया है, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो सबके लिए बेस्ट होता है। डिक्टेटोरियल डिसीजंस में बी क्विक बट ऑफन इग्नोर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, डिक्टेटरशिप जहाँ पर भी रहती है, ऐसा हुआ ऐसा कर लो। वो ये नहीं सोचते कि उनके डिसीजन से पब्लिक को क्या होगा, पब्लिक का वेलफेयर का क्या होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना ही देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आती है नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी हमेशा क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। किसको? सेक्शंस को, सोसाइटी के सारे सेक्शंस को, बाय रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये सब डाइवर्सिटी तो है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ? नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सबको एक साथ लेकर चलना, इसे क्या कहते हैं? सबको एक साथ लेकर चलना। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर हम इनमें पार्शियलिटी करने लग जाएं कि सिर्फ एक कास्ट को ही आगे रखा जाएगा हर काम में, तो क्या हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? ये सब रुक जाएगा, है ना। इन सबको अगर हम साथ में लेकर चलेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा, मिलजुल कर हम रह पाएंगे। पीपल फील सिक्योर एंड मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट नेशनल प्रोग्रेस। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, जैसे कि हमने किसी कास्ट को ऐसे बोल दिया कि नहीं आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप स्कूल की बात ले लो, अगर कुछ स्टूडेंट्स को बोल दिया जाए कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर कैसे हो जाएंगे, लो फील करने लगेंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। हो सकता है कि वो अगली बार से ओपन अप भी नहीं हो पाए। तो आप सोचिए एक बच्चे पे जब इतना असर पड़ सकता है, तो एज अ सिटीज़न वाइज कितना असर पड़ेगा किसी ग्रुप पे या किसी भी माइनॉरिटी पे, है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी क्या कर रहा है? नेशनल यूनिटी को और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है। पीपल फील सिक्योर एंड मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट नेशनल प्रोग्रेस। इन कंक्लूजन हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी सुपीरियर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, है गवर्नमेंट सेंटर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल ही तो चुन रही है अपनी गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर इक्वालिटी, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीज़ हमने ऊपर देख ली है और यही तो हो रहा है। डेमोक्रेसी रिमेन्स द बेस्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई कमियां खामियां नहीं है, थोड़ी है, सब हर चीज़ में होता है, ओके। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर इंश्योरिंग फ्रीडम, जस्टिस, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फेमिनिस्ट थ्योरी टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिक्स।
क्या होती है फेमिनिस्ट थियोरी? फेमिनिस्ट थियोरी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग that helps us understand inequality between men and women in society and how this inequality is connected to politics, power and social structures. See, we all know कि जो जेंडर रहते हैं, है ना, दोनों को लेके सोसाइटी में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, भले वो विमेन हो या मेन हो. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो सिर्फ विमेन के साथ होती है, मैन के साथ भी होती है. मैन के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं होते हैं, जो सबसे गलत चीज़ है. कोई ये बात नहीं करता कि मैन को भी अपनी, जो जेंट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, इन सबको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहिए. अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दबते चले जाएंगे अंदर और अल्टीमेटली लीडिंग टू हाई पीपी. ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता. क्यों नहीं करता? आई डोंट अंडरस्टैंड. हम गर्ल्स का क्या रहता है, हम सब बोल देती हैं, अकेले रो लेंगी, मम्मी को बता देंगी, बेस्ट फ्रेंड को बता देंगी, बोल बोल के सारी जितनी भी टेंशन है वो ख़त्म कर देती हैं. लेकिन बॉयज़, जेंट्स या मैन कोई भी हो, ये लोग अपना जितना भी रहता है अपने दिमाग में ही चलाते रहते हैं. और ये जो पीपी का इशू होता है ना, वो कहीं ना कहीं रीज़न है और अल्टीमेटली ये अफेक्ट करता है हमारे हार्ट को. सो बॉयज़, अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ ओपन अप विद योर फ्रेंड्स, with your family. Do not do this to yourself. Okay, so feminist theory क्या बात, हाँ हम ये कितना मैं off the topic, I'm so sorry. It focuses only on the experience of women, other marginalized genders, and explains why they often face discrimination in social, economic, political life. फेमिनिस्ट थियोरी डज नॉट टॉक अबाउट वेमेन. ये सिर्फ वेमेन की बात नहीं करती. इट ऑल्सो स्टडीज हाउ द सिस्टम ऑफ पावर अफेक्ट एवरी वन डिफरेंटली बेस्ड ऑन जेंडर, क्लास, कास्ट, रेस एंड कल्चर. यहाँ पर सिर्फ लड़का लड़की वाली बात नहीं हो रही है, कास्ट, जेंडर, रेस, हर चीज़ की बात हो रही है. ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ में बॉय चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और गर्ल चाइल्ड को थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे रखा जाता है. ठीक है, आज भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पढ़े लिखे भी ऐसी बात करते हैं कि हमारे घर तो इतनी लड़कियां हैं, एक भी लड़का नहीं है. कोई ये नहीं सोचता कि लड़की भी सहारा बन के दिखा सकती है. मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट थियोरी. अब हम समझेंगे क्या मतलब है फेमिनिस्ट थियोरी का. फेमिनिस्ट थियोरी बिगिंस विद द आइडिया दैट सोसाइटी इज़ लार्जली पेट्रियार्कल. मतलब meaning that men as a group hold more power, authority than women. See, okay, so हम ये जानते हैं कि ये एक लड़की है. पुराने ज़माने में क्या होता था, ये लड़की है, घर के काम करेगी, पढ़ाई नहीं करेगी, ठीक है, कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेगी, घर पर रहेगी, बच्चों को संभालेगी, फैमिली का ध्यान रखेगी, खाना बनाएगी. तो यही सारी जो डेफिनेशंस है ये कहीं ना कहीं आजकल वुमेन्स को पसंद नहीं आती है. कि क्यों ऐसा? अगर कोई मेल पर्सन काम कर सकता है तो हम भी काम कर सकते हैं, हम भी अपना पैसा कमा सकते हैं, है ना. सो एज अ ग्रुप ये इनका क्या था कि हम ही पावर होल्ड करते हैं, हम ही मेजर डिसीजंस लेंगे, हम ही पैसा कमाएंगे. तुम औरत हो तो तुम घर देखो, ठीक है. दिस पावर इम्बैलेंस इज सीन इन फैमिली लाइफ, वर्क प्लेसेस, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ये चीज़ हम हर जगह ये महसूस करते हैं कि अगर कोई लड़की है, कोई लड़की को रात को लेट नाइट शिफ्ट दी गई है तो उसे सोसाइटी ऐसे देखती है कि ऐसा क्यों, रात को जाओगी तुम. तो ये गलत है, ठीक है. अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की तो एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी हम सबको ऐसी गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए कि वो सेफ फील करे, अनसेफ नहीं फील करे. फेमिनिस्ट थिंकर्स आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी इज़ नॉट नेचुरल, बायोलॉजिकल, बट इज़ सोशली क्रिएटेड. ये सोशली क्रिएट हुई है किसके थ्रू? लॉज, ट्रेडिशन, कस्टम, एटीट्यूड्स दैट फेवर मैन ओवर वेमेन.
तो फेमिनिस्ट थिंकर्स जो हैं वो क्या बोल रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि नेचुरली आ गई है या खून में है, ऐसा नहीं है, इसे ना सोशली क्रिएट किया गया है लोगों की सोच के साथ, ये लॉ के साथ, ट्रेडिशंस के साथ। सी अगर कोई चीज़ चलती आ रही है ना, है ना, अगर ये कोई चीज़ है, कोई चलती आ रही, तो इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करना इतना आसान होगा। कोई चीज़ अगर फ्लो में चलती आ रही है, अगर बहुत तेज़ी से पानी का फ्लो आ रहा है, रोकना आसान होगा क्या? नहीं। उसी तरह से अगर कोई कस्टम या कोई ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं तो उसे रोकना इतना आसान नहीं होता, वक्त लगता है, सोच बदलने में वक्त लगता है। ओके, feminist theory on inequality. One of the main aims of feminist theory is to explain different forms of inequality. इसका काम क्या है कि क्या किस तरह की inequality women को झेलनी पड़ रही है वो बताना। Women often faces lower wages. अगर कोई लड़का है, सेम पोस्ट है, बीकॉम है अगर उसने किया हुआ, और यहाँ पे एक लड़की है उसने भी बीकॉम किया हुआ है, ओके, इसको मिल रहा है मंथ का 40,000, अज्यूम, लेकिन इसको सेम कंपनी में ऑफर मिला है 30,000 का। अब आप देखो गलत है कि नहीं? सी अगर यहाँ पे भी अगर इसको 30,000 दिया जाए और इसको 40 दिया जाए तब भी तो गलत ही है। दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट? और क्या विमेन फेस कर रही है? फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। विमेन को कोई जॉब देना थोड़ा प्रेफर कम ही करता है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन भी लिमिट कर दिया जाता है। एंड लेस कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज। पर ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लड़कियों की जगह थोड़ी कम है। They also face violence, harassment, discrimination in public and private spaces. We all know this. किस तरह से violence create होता है, किस तरह से harassment होता है। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो गलत हैं। अगर गलती उनकी है और वो दूसरों को गालियाँ बक रही है, मैं ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर लड़की सीधे सीधे चल रही है और कोई लड़का आके उसको छेड़ता है तो यहाँ कौन गलत है, लड़का कि लड़की? ऑफकोर्स लड़का, है ना। तो यहाँ पे लड़ना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप बेवजह चीज़ें ख़राब कर रहे हो तो वो भी तो गलत है। सो फेमिनिस्ट थियोरी शोज दैट दीज प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड एंड आर पार्ट ऑफ वाइडर सिस्टम ऑफ अनइक्वल पावर रिलेशंस। ऑफ कोर्स सी इन चीज़ों की वजह से ना एक लड़की आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अनसेफ है, बाहर बहुत डिस्क्रिमिनेशन चलता है, कौन कब आकर कुछ गलत बोल दे, कुछ गलत कर दे, तो अल्टीमेटली नाम किसका आता है? तुम रात को बाहर क्यों गई थी, तुम इस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी, है ना। तो लड़कियों से ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, है ना। तो इसे क्या कहूँगी मैं? डिस्क्रिमिनेशन कह रही हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। Feminist scholars also point out that inequality is not same for all women. सबके लिए सेम नहीं होता है। Factors like caste, class, religion, race and region make some women more vulnerable than others. अगर कोई लड़की गाँव में है, ठीक है, किसी विलेज में है, तो 100% पता है कि वो और ज़्यादा डील कर रही है, ठीक है। बाल विवाह मतलब हो सकता है उसको, नॉट बाल विवाह बट हो सकता है उसकी 20 ईयर्स में ही शादी करा दी जाए और 21 में वो एक मॉम बन जाए। तो आप बताइए क्या ये उसके साथ सही हुआ है? नहीं, मॉम भी चाहती। अगर आप सोचिए कि वो किसी अच्छी सिटी में रहती या फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती पढ़ाई वगैरह करने की, तो क्या ये सिचुएशन आती? क्या वो 21 की एज में मॉम बनती? नहीं बनती, है ना। सो इनकी जो सिचुएशन है इसकी वजह से ये और ज़्यादा फंसी हुई हैं। For example, poor women or women from marginalized communities may face double discrimination. This idea is often explained through the concept of intersectionality, which means that different forms of inequality overlap and affect people together. See, intersectionality का मतलब क्या होता है कि 2-3 वजहों से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना। जैसे मैं मान लेती हूँ जैसे ये लड़की है, ठीक है,
जेंडर, यहाँ पे हमने जेंडर ले लिया, और ये कोई एक स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, जिसे माइनॉरिटीज़ में हम बोल सकते हैं। तो अब ये क्या कर रही है, एक ही लड़की दो वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगी, है ना। एक ही इंसान को डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ही लाइफ दो वजह से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से या फिर उसके जेंडर की वजह से। दो रीज़न यहाँ पे हैं उसके डिस्क्रिमिनेशन की वजह। फेमिनिस्ट थियोरी एंड पॉलिटिक्स, क्या रिलेशन है फेमिनिस्ट थियोरी का और पॉलिटिक्स का? लेट्स सी। फेमिनिस्ट थियोरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in understanding politics. Traditional politics theory often focus on only on state government and formal institution, ignoring everyday life and family structure. Feminist theory argues that the personal is political. Feminist theory क्या बोलती है कि ये सिर्फ सरकार तक या पार्लियामेंट तक या इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है ना। घर की लाइफ, फैमिली और जो डेली प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब जो प्रॉब्लम्स औरतें घर के अंदर फेस करती हैं वो सिर्फ पर्सनल इशू नहीं होती, वो लॉज, पॉलिसीज़ और पावर सिस्टम से भी जुड़ी होती हैं, ठीक है, समझ में आता है। दिस मीन्स दैट इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वर्क, चाइल्ड केयर, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर पॉलिटिकल इश्यूज़। क्यों? क्योंकि वो किसने शेप किए हैं? लॉ ने, पॉलिसीज़ ने और पावर रिलेशंस ने। फेमिनिस्ट थियोरी ऑल्सो हाईलाइट द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। अच्छा, आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में जो औरतें हैं वो लिमिटेड ही हैं, है ना, अंडर रिप्रेजेंटेशन है, कम ही है, बिल्कुल। वुमेन हैव हिस्टोरिकली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग रूल्स। वुमेन को थोड़ा पीछे कर दिया है हमेशा से, किस रोल में? डिसीजन मेकिंग रोल में, विच रिजल्ट्स इन पॉलिसीज़ दैट डू नॉट फुल्ली एड्रेस वुमेन नीड्स। अब देखो, अगर मैं वुमेन हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि एज अ वुमेन मुझे किन राइट्स की ज़रूरत है, मुझे किन सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे ऐसे ऐसे रूल्स मिल जाएं तो हो सकता है कि मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब होता है तो भाई बहुत ऐसा लगता है कि हार गए हैं, है ना। जब भी ये लड़का लड़की वाली बात आती है ऐसा लगता है कि क्या लड़का होना इतना इम्पोर्टेंट है, क्या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, है ना। तो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन कभी कभी उठने शुरू हो जाते हैं। तो फेमिनिस्ट ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनका अगर रोल नहीं होगा तो फुल्ली एड्रेस कैसी होगी कि वुमेन की नीड क्या है। फेमिनिस्ट डिमांड इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फेमिनिस्ट क्या चाहती है कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले, हम भी वहाँ पर अंदर बैठ कर डिसीजंस ले सके, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो कि हम भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। अगर कोई कास्ट है, अगर कोई जेंडर वाइज तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही अगर किसी कास्ट को भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम वो भी करें। जेंडर सेंसिटिव लॉज ये भी बनाएं। मूवमेंट फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स, लीगल इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय फेमिनिस्ट आइडियाज। फेमिनिस्ट क्या चाह रही हैं कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिले, किससे? वायलेंस से। हम अपने जेंडर सेंसिटिव लॉज बना सके, हमारे वोटिंग राइट्स को भी इम्पोर्टेंस मिले, लीगल इक्वालिटी मिले, है ना। तो ये सब किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। चलिए लास्ट सेक्शन पे हम बात करने वाले हैं अब फेमिनिस्ट थियोरी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये क्यों ज़रूरी है एक जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए। अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन रहा, उनकी नीड्स फुलफिल होंगी, थोड़े और अच्छे बेहतर रूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इट क्वेश्चन अनफेयर ट्रेडिशन एंड चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स अबाउट जेंडर रोल्स। ये क्वेश्चन करता है उन गलत ट्रेडिशंस को, गलत चैलेंजेस को जो हमारी सोसाइटी में हैं जेंडर को लेकर। It also encourages reforms in law
एजुकेशन, गवर्नेंस टू इंश्योर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। क्या चाह रहा है कि सबके लिए जो लॉ हो, जो एजुकेशन हो, जो गवर्नेंस हो, वो रिफॉर्म हो, और जिससे हमें क्या मिल सके, इक्वालिटी और डिग्निटी। किसके लिए? सबके लिए। By focusing on justice, equality and human rights, feminist theory contributes to democratic values and inclusive politics. क्या हो रहा है? फेमिनिस्ट थियोरी ऐसी है क्या कि नहीं सिर्फ लड़कियों पे ही ध्यान देंगे? नहीं, वो क्या चाह रहे हैं कि एक इक्वल, एक प्रॉपर बैलेंस हो, है ना, जेंडर्स को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, लॉ एजुकेशंस को लेकर, ठीक है, हमारा भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, अगर कोई माइनॉरिटीज़ है तो उनका प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। सो यही सब तो फेमिनिस्ट थियोरी चाह रही है। इन सिंपल वर्ड्स, फेमिनिस्ट थियोरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ इनइक्वालिटी इज़ क्रिएटेड। किस तरह से इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, ये कौन बताता है हमें? फेमिनिस्ट थियोरी। एंड मेंटेन्ड इन सोसाइटी, एंड हाउ पॉलिटिक्स कैन ईदर सपोर्ट और रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब ये सोसाइटी में बहुत हम देख सकते हैं, हम डेली देखते हैं कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी हो रही है, और सोसाइटी में अभी तक चल रही है, ऐसा भी नहीं कि ख़त्म हो गई है ना, अभी भी हम देखते हैं। एंड पॉलिटिक्स क्या कर सकती है? तो इसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है या फिर सपोर्ट कर सकती है। वुमेन एक्सपीरियंस, ये औरतों की आवाज़ बन रहा है। चैलेंज अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर, जितने भी ये अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर्स हैं इनके खिलाफ वो खड़ी हो रही हैं ये थियोरी। एंड वर्क्स टूवर्ड्स अ सोसाइटी, किसके लिए काम हो रहा है? सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से जेंडर के हैं, लेकिन आपको इक्वालिटी से जीने का राइट है और फ्रीडम से भी जीने का राइट है। अगर मैं मैन की भी बात कर रही हूँ तो उनके साथ भी जो गलत चीज़ें होती हैं, जो वुमेन उन्हें ज़बरदस्ती फंसा देती है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। So that's all. Thank you so much for cooperating. Thank you.